आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। चंद्रयान-3 का लैंडर मॉड्यूल आज शाम चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। चंद्रयान मिशन की सफलता के लिए प्रदेश भर में पूजा अर्चना और दुआओं का दौर जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के 25 लाख युवाओं को स्मार्टफोन देने की योजना सहित 23 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। वाराणसी में आज से G20 देशों के संस्कृति कार्य समूह की बैठक होगी शुरू। संस्कृति मंत्रियों की बैठक का आयोजन 26 अगस्त को होगा। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में वर्षा होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने 2-3 दिनों तक राज्य में बारिश होने का जताया अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। पूरा विश्व आज उस ऐतिहासिक क्षण की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा है जब चंद्रयान-3 का लैंडर मॉड्यूल भारतीय समय अनुसार शाम लगभग 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने का प्रयास करेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा है कि चंद्रयान-3 मिशन कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है और चांद की ओर सहजता से चक्कर लगा रहा है। चंद्रयान-3 की लैंडिंग से पूर्व देश भर में उत्साह का वातावरण है। इस मिशन की सफलता के लिए देश भर में लोग पूजा अर्चना और दुआएं कर रहे हैं। वाराणसी के सिंधिया घाट पर कल नमामि गंगे संस्था और महर्षि वेद विद्यालय के बटुकों ने भगवान सूर्य और मां गंगा की आरती उतारकर चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के लिए प्रार्थना की। जौनपुर में वृहद हवन पूजन कर चंद्रयान-3 की सफलता के लिए प्रार्थना की गई। लखनऊ के भारतीय इस्लामिक केंद्र पर लोगों ने नमाज अदा कर चंद्रयान मिशन की सफलता के लिए दुआएं मांगी। राज्य के परिषदीय विद्यालयों में चंद्रयान-3 के चांद पर लैंडिंग का सजीव प्रसारण किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने सभी विद्यालयों के प्रबंधकों और प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया है कि विद्यालयों में शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक विशेष सभा आयोजित कर सीधे प्रसारण की व्यवस्था की जाए। इस ऐतिहासिक पल का सीधा प्रसारण प्रदेश के सभी मदरसों में भी किया जाएगा। इस संदर्भ में अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी की ओर से निर्देश जारी किया गया है। आज शाम 5:27 पर चंद्रयान-3 के चंद्रमा पर उतरने की प्रक्रिया का इसरो की वेबसाइट, यूट्यूब चैनल और डीडी नेशनल पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के 25 लाख युवाओं को स्मार्टफोन देने की योजना को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट ने इसके लिए 3,600 करोड़ रुपए की धनराशि का अनुमोदन किया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी युवाओं को कौशल विकास से जोड़ने और उनके प्रशिक्षण के लिए मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना उच्च शिक्षा के विस्तार को कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके तहत सरकार निजी संस्थानों में प्रशिक्षुओं को दिए जाने वाले मानदेय में 1,000 रुपये की प्रतिपूर्ति राशि देगी। योजना के तहत प्रदेश के गैर तकनीकी डिप्लोमा और डिग्री धारकों को 1 वर्ष का रोजगार दिया जाएगा। निजी और सरकारी संस्थानों को युवाओं को प्रशिक्षण पर रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस दौरान डिप्लोमा धारकों को 8,000 रुपये प्रतिमाह और डिग्री धारकों को 9,000 रुपये प्रतिमाह का मानदेय देने का प्रावधान है। इसके अलावा कैबिनेट ने प्रदेश में बायोडीजल उत्पादन और संशोधन प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत हाई स्पीड डीजल में बायोडीजल का मिश्रण 10% से बढ़ाकर 20% किए जाने से गन्ना उत्पादकों को फायदा होगा। इसके साथ ही आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र खोलने को भी मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड इसका संचालन करेगा। इससे आलू के गुणवत्तापूर्ण बीज तैयार होंगे और प्रदेश के किसानों को लाभ होगा। मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के 6 डेयरी प्लांट को पट्टे पर देने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया। इसके साथ ही अयोध्या में सड़कों के चौड़ीकरण के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। भारत की अध्यक्षता में G20 के आयोजनों के क्रम में वाराणसी में आज से 27 अगस्त तक विभिन्न देशों के चौथे संस्कृति कार्य समूह और संस्कृति मंत्रियों की बैठक का आयोजन होगा। संस्कृति मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में काशी की वैभवशाली सांस्कृतिक विरासत और संगीत तथा कला के इस बड़े केंद्र में सांस्कृतिक एकता का जश्न मनाने की जानकारी साझा की है।
इस बैठक में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। खजुराहो, भुवनेश्वर और हम्पी में पिछली 3 बैठकों के साथ साथ 4 वैश्विक वेबिनार की सफलता के आधार पर वाराणसी में चौथी संस्कृति कार्य समूह की बैठक का लक्ष्य नीति निर्माण में संस्कृति को केंद्र में रखते हुए ऐसे परिणामों तक पहुंचना है जिन पर कार्य किया जा सके। परिचर्चा के निष्कर्षों पर आधारित घोषणा पत्र भी जारी किया जाएगा। वाराणसी में सांस्कृतिक समूहों से जुड़े लोगों को गंगा आरती के साथ साथ वाराणसी की सांगीतिक विरासत और ऐतिहासिक स्थलों से भी अवगत कराया जाएगा। माना जा रहा है कि इस चौथे कार्य समूह की बैठक के दौरान आगामी आयोजनों के लिए एजेंडा तैयार करने का भी मंच काशी में तैयार होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्य हरद्वार दुबे के निधन के कारण रिक्त हुई सीट पर उपचुनाव के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके लिए अधिसूचना 29 अगस्त को जारी की जाएगी। उम्मीदवार 5 सितंबर तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। 6 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नाम वापसी की अंतिम तारीख 8 सितंबर होगी। मतदान और मतगणना 15 सितंबर को होगी। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती आज लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगी। बैठक में अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव पर चर्चा के आसार हैं। साथ ही बसपा संगठन के विस्तार, बूथ गठन और कैडर कैंप की तैयारियों पर भी चर्चा हो सकती है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। प्रदेश के पूर्वांचल, तराई, मध्य और पश्चिमी इलाकों में बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। कन्नौज, फर्रुखाबाद, आगरा, मथुरा, हाथरस, कानपुर, लखनऊ, अंबेडकर नगर, लखीमपुर, पीलीभीत, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती और अयोध्या में बारिश होने से धान की फसल को काफी फायदा पहुंचा है। हालांकि कई स्थानों पर जलभराव के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 2-3 दिनों तक बारिश की संभावना जताई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगभग सभी स्थानों पर अगले 3 दिनों के दौरान बारिश होने की संभावना है। पहाड़ी इलाकों और प्रदेश में हो रही बारिश से गंगा नदी फर्रुखाबाद, बदायूं और कानपुर देहात में खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है। कन्नौज में भी गंगा का जलस्तर बीते 4 दिनों से लगातार बढ़ रहा है। इससे महादेवी घाट के पास कासिमपुर और बख्शीपुरवा गांव के घरों में पानी पहुंच गया है। प्रशासन ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहा है। तहसीलदार हिमांशु प्रभाकर ने कल दोनों गांवों का स्थलीय निरीक्षण कर राजस्व कर्मियों को नजर बनाए रखने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ला ने बताया कि पहाड़ी इलाकों में बरसात और नरौरा बांध से छोड़े जा रहे पानी के कारण बाढ़ के हालात बने हैं। प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं शारदा नदी का जलस्तर पीलीभीत में बढ़ रहा है। फर्रुखाबाद में बाढ़ के पानी में डूबने से एक मजदूर की मौत हो गई। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कल मिर्जापुर के रामकृष्ण मिशन आश्रम अस्पताल में डायलिसिस यूनिट का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड धारक यहां निःशुल्क डायलिसिस करा सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत कल शाम मथुरा पहुंचे। संघ प्रमुख 3 दिवसीय प्रवास पर वृंदावन में रहेंगे। इस दौरान वो पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के प्रचारकों के साथ बैठक करेंगे। रामपुर जिले के विकासखंड बिलासपुर की ग्राम पंचायत बाहपुर गंगापुर में मनरेगा के तहत फर्जी कार्य दिखाने और धनराशि का भुगतान करने के मामले में जिला प्रशासन ने खंड विकास अधिकारी बिलासपुर को संबंधित ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक और रोजगार सेवक के खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल आज शाम चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। चंद्रयान मिशन की सफलता के लिए प्रदेश भर में पूजा अर्चना और दुआओं का दौर जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के 25 लाख युवाओं को स्मार्टफोन देने की योजना सहित 23 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। वाराणसी में आज से G20 देशों के संस्कृति कार्य समूह की बैठक होगी शुरू। संस्कृति मंत्रियों की बैठक का आयोजन 26 अगस्त को होगा। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में वर्षा होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने 2-3 दिनों तक राज्य में बारिश होने का जताया अनुमान। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।